नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हेल्थ टेक टू थॉफॉल में स्वागत है। बीयूलो में इस समय काम चल रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर। कुछ लोगों के सवाल थे मेरे पिछले वीडियो पर, उसके निवारण के लिए मैं ये वीडियो पुनः बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसे आप अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि हमें कौन कौन से प्रपत्र या कौन कौन से प्रारूप प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरह के प्रारूप प्राप्त होते हैं। प्रारूप 7 का 12, 13, 14। शुरू में हमें इन्हीं प्रारूपों पर काम करना है। सबसे पहला प्रारूप जो प्रारूप 7 है, जिसे कहते हैं निर्वाचक गणना कार्ड। पूरा काम हमारा इसी प्रारूप से निर्वाचक गणना कार्ड से करना है शुरू में। और 7 का जो होता है, इसमें आप जो है ये स्वैच्छिक है। आप जब भी किसी घर पे जाइए गणना के लिए, तो आपको क्या करना है कि घर के मुखिया या कुछ सदस्यों के मोबाइल नंबर, आधार ले सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, प्रत्येक परिवार के लिए आप इसे भर सकते हैं। प्रारूप 12 परिवर्तन सूची, जो नाम बढ़ेंगे उनकी एक सूची बनती है, उसके लिए इस प्रारूप बनाया जाता है। लेकिन इस प्रारूप की खास बात है, इस प्रारूप को बनाते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ये तीनों प्रारूपों के लिए कि ये प्रारूप वार्ड के क्रम में और घरों के क्रम में हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पहले 10 वार्ड को बना दें और बाद में वार्ड नंबर 1 को बनाएं। आपको कोशिश करना है कि इन तीनों में वार्ड नंबर 1 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप असेंडिंग ऑर्डर में 2, 3, 4 तक जाएंगे। घरों की संख्या में भी आप यही करेंगे, इसलिए इनका क्रम संख्या आप विशेष रूप से ध्यान दें। यही आपको संशोधन सूची में यानी प्रारूप 13 और प्रारूप 14 में भी करना है। वार्ड और घरों की संख्या के क्रम में ही बनाएंगे, घरों को और वार्ड को आगे पीछे नहीं करेंगे। इसकी भी 3 प्रति बनेगी और इन उपरोक्त ऊपर जो निर्वाचक गणना कार्ड है, इसे भी 3 प्रति में आपको बनाना पड़ेगा। तो हम पिछले वीडियो में इनको कैसे भरना है इसकी सूचना मैं दे चुका हूँ। उस वीडियो का मैं लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। अभी मैं इनके बारे में बता रहा था। इसके बाद कुछ प्रारूप हमें कुछ प्रपत्र और मिलते हैं। 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इसमें प्रारूप 17, 18 इन प्रारूपों का काम प्रारंभ में नहीं होता है। प्रारंभ में आपको जो काम करना है वो केवल निर्वाचक गणना कार्ड से ही काम शुरू करना है और कहीं से काम आपको शुरू नहीं करना है। निर्वाचक गणना कार्ड में ही एंट्री करनी है। ये जो आपको 3 प्रारूप, ये जो प्रारूप आपको मिलते हैं 17, 18, 19, 20, 21 और एक और 22, इन प्रारूपों का प्रयोग जब आपकी काम के बाद आपकी निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हो जाएगा। प्रकाशन होने के बाद अगर कोई नाम छूट गया है और नाम सम्मिलित कराना चाहता है, उसके लिए आवेदन करता है, तो वो प्रारूप 17 को भर के आपको देगा और दावा करेगा नाम जोड़ने के लिए। अगर निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हो गया है, उसके बाद उसके नाम में कोई अशुद्धि रह गई और नाम को पुनः शुद्ध कराना चाहता है, तो वो प्रारूप 18 भर के आपको देगा। और प्रारूप 19 जो है, नाम सम्मिलित अगर किसी किया गया है या किसी की मृत्यु हो गई थी, किसी के परिवार में बेटी की शादी हो गई थी लेकिन उन्होंने नाम नहीं कटवाया है, या कोई गांव को छोड़ के जा चुके हैं लेकिन फिर भी उनका लिस्ट में नाम है, तो उस नाम पर कोई व्यक्ति अगर आपत्ति करता है तो उसके लिए उसे प्रारूप 19 भरना पड़ेगा। और प्रारूप 20, अगर किसी नाम पर दावा या आपत्ति की गई है तो उसके लिए आपको एक रसीद देनी पड़ती है। उस रसीद के रूप में आपको प्रारूप 20 भरना पड़ता है। प्रारूप 20 भरना पड़ता है और इसमें आपको कहते हैं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष किस समय उपस्थित होना है, उसकी पूरी जानकारी प्रारूप 20 में होती है। तो मैं अब इन प्रारूपों को हम देख लेते हैं क्रम से। सबसे पहले प्रारूप 17, ये देखिए प्रारूप 17 है। इसमें आप देख सकते हैं नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा और आवेदन। ये आपको कब भरना है? जब आपका काम खत्म हो जाएगा, निर्वाचक नामावली का सत्यापन हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगी वो। उसके बाद अगर कुछ नाम छूट जाते हैं, कोई कहता है मेरा नाम नहीं है, तो उसको आप ये फॉर्म देंगे कि इसे भरिए, तो आपका नाम ऐड होगा। अब प्रारूप 18 आप देख सकते हैं। प्रारूप 18 ये क्या है? कोई प्रविष्टि भरी गई, उसमें अशुद्ध है, मतलब कि उसमें आपको शुद्ध करना है। संशोधन आपने किया था लेकिन हुआ नहीं है, या तो आपने नहीं किया था या उसने कराया नहीं था, कुछ भी स्थितियां हो सकती हैं, तब आपको प्रारूप 18 भरना पड़ेगा। तो उसमें संशोधन के लिए जो व्यक्ति, अगर आपकी नामावली प्रकाशित हो गई उसके बाद अगर आता है कि मेरा नाम गलत है, तो आप उसको ये फॉर्म दे दीजिए, वो भर देगा और आप उसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद ये 19 नंबर आप देख सकते हैं, सम्मिलित नाम पर आपत्ति। अगर आपने किसी का नाम सम्मिलित किया है इस बार या पहले से सम्मिलित था और किसी व्यक्ति ने जो उस निर्वाचक क्षेत्र का
मतदाता है और मतदाता होने पर वो उस पर आपत्ति करता है कि ये व्यक्ति का नाम कहते हैं इस निर्वाचक नामावली में नहीं होना चाहिए था, तो उसे ये फॉर्म भरना पड़ेगा और साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि इसका नाम क्यों नहीं भरना चाहिए। अगर वो मृत है तो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अगर वो उसकी लड़की की शादी हो गई है और जहाँ पे वो रह रही है शादी हुई वहां पे उसकी निर्वाचक नामावली में नाम है, तो साक्ष्य प्रस्तुत करके वो आपत्ति के द्वारा ये नाम कटवा सकता है। तो आपत्ति के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्म भी आपको प्रकाशन के बाद भरना होता है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। फिर ये 20 प्रारूप 20 है, तो मैंने आपको बताया था प्रारूप 20 किस लिए है। ये एक प्रकार से रसीद है, अगर कोई आपत्ति करता है दावा करता है तो आपको उससे रसीद देंगे और समय बताएंगे जिस समय पर आप सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उसे उपस्थित होना पड़ेगा और अपना दावा और आपत्ति के साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो उसकी रसीद की जानकारी ये प्रारूप 20 में भर के देनी पड़ती है। उसके बाद प्रारूप 21, जितने भी दावा आपत्ति हो जाते हैं उसके बाद आप उन दावा आपत्तियों की लिस्ट बनाएंगे कि दावा आपत्ति क्रम संख्या, वार्ड संख्या, निर्वाचक नामावली में क्रमांक, मकान नंबर, दाखिल करने का दिनांक, ये सब डिटेल भर करके आप लिस्ट बना लेंगे जितने भी दावा आपत्ति है। उसके लिए आपको प्रारूप 21 भरना पड़ता है। इसके बाद प्रारूप 22 भी भरना पड़ता है। ये मुख्यतः सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए होता है, जो कि अगर कोई नाम या दावा आपत्ति आपके सामने आई है उसे खारिज करते हैं तो उसकी सूचना उसके बारे में विभागीय कार्रवाई करते हैं, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। इसकी विशेष आवश्यकता तब पड़ेगी जब नाम आप सम्मिलित करते हैं या कोई नाम पे आपत्ति है, उसके लिए पड़ता है इस फॉर्म को। इसके अलावा कुछ लोगों को समस्या थी कि कितना परिवर्धन, कितना विलोपन होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोटर जनसंख्या अनुपात पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी निर्वाचक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार वोटर होना चाहिए। ये अनुपात 65% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ग्राम पंचायत स्तर पर 1000 व्यक्ति हैं तो वोटर 650 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और होता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जो होता है उसमें क्या होता है कि 1000 पुरुष पर 850 महिलाएं होनी चाहिए। अगर लिंग अनुपात भी काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब अगर उपरोक्त दोनों अनुपातों में बहुत अधिक अंतर है तो उच्च अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा किए गए कार्य का, आपके द्वारा किए गए निर्वाचक क्षेत्र की सघन निरीक्षण किया जाएगा और गलतियां पाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आपको वोटर जनसंख्या अनुपात इस पर और लिंग अनुपात पर विशेष ध्यान रखना है कार्य करते समय। इसीलिए अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से कीजिए। इसके अलावा एक मैं सूचना और देना चाहूंगा कि कुछ और प्रपत्र भरने पड़ते हैं। जैसे ये 2015 में मैंने जब बीएलओ ड्यूटी की थी तो उसमें ये प्रपत्र भरने को आता है कि आपको उसमें बूथ संख्या भरनी पड़ती है, इसमें डिटेल देनी पड़ती है कि पुनरीक्षण से पूर्व कितने मतदाता थे क्षेत्र में, महिला पुरुष, कितना परिवर्धन विलोपन संशोधन किया गया, पुनरीक्षण के बाद कितने महिला पुरुष हैं। ये आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, इसको भरना पड़ता है। इसमें पूरी जानकारी आपको देनी पड़ती है, ये आपको मिलेगा वहां से। तो इस वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, अगर आप नए हैं, वीलो का कार्य कर रहे हैं पहली बार, तो सबसे पहले आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपको उपरोक्त ये फॉर्म आपको दिखाए गए थे, इन फॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रकाशन के बाद आपको भरने पड़ेंगे। सबसे पहले बस आपको अपना काम जो करना है वो प्रारूप 7 का जो निर्वाचक गणना कार्ड है इससे करना। पूरा काम आपको इसी पे करना है। इस पे करने के बाद आपको कहते हैं बाकी प्रारूप भरने पड़ेंगे, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन जो लिस्टें हैं इसके बाद भरनी पड़ेंगी। लेकिन प्रारंभ में आपको क्षेत्र में जाने पर पूरा काम इसी पर करना है, प्रारूप 7 पर, और दूसरा 7 का जिसमें आप आधार और मोबाइल नंबर भरते हैं। डायरेक्ट आपको प्रारूप 7 में यानी निर्वाचक गणना कार्ड पर काम करने में परेशानी आ रही है क्षेत्र में, तो आप ऐसे करिए, इसके लिए आप एक रफ कॉपी ले लीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए और उस पे इसके कॉलम को खींच लीजिए इसी क्रम में, और फिर उस पे डिटेल को भरिए और शाम को आकर के इसको फेयर कर लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए मैंने इस तरह से रजिस्टर बना लिया, ये देखिए इस तरह से रजिस्टर बना लीजिए
ये देखिए वार्ड वाइज मैंने रजिस्टर बना लिया है और जो भी डिटेल उसे वार्ड वाइज डालते जाइए। ये देखिए और यहाँ से आप जो ये कहीं ना कहीं आपके प्रारूप 7 जो है उसकी छाया प्रति है। जितनी आप डिटेल इसमें भरेंगे यहाँ से आप इसे प्रारूप 7 में फेयर कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार बीओ बन रहे हैं, डायरेक्ट आप प्रारूप 7 पे काम नहीं कर सकते फील्ड में, तो आप एक रफ रजिस्टर ले जाइए, उसी पे काम करिए और बाकी उसे फेयर करके नेक्स्ट डे आप उस पर कहते हैं प्रारूप 7 पे लोगों से साइन करा कर उनको रसीद दे दीजिए। आप ये काम कर सकते हैं कि एक वार्ड में आपने काम किया, उस वार्ड में काम करने के बाद आप क्या करिए कि उसको रसीदें बना लीजिए, 3 प्रतियों में फेयर कर लीजिए प्रारूप 7 को और फिर क्षेत्र में जाकर के वार्ड में सबके साइन लेते हुए उन रसीदों को बांट दीजिए। एक प्रति को प्रारूप 7 की बांट दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जो नए वीडियो हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिससे कि उन्हें अपने काम को करने में बड़ी आसानी हो जाए। धन्यवाद।